हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 सितंबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। कल 6-7 ऐसे आर्टिकल आए थे जो कि डिस्कस करने लायक थे, लेकिन मैं एक बार में 3 ही आर्टिकल डिस्कस कर पाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आर्टिकल छूट जाते हैं, है ना। तो फिर मैं उसे पूरे वीक में किसी किसी दिन कवर करता हूँ। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको लगे आज तो आर्टिकल ये आया है और सर कौन सा आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, तो वो पूरे वीक में जो है स्प्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि किसी दिन बहुत आर्टिकल आते हैं, किसी दिन कम आते हैं। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे आर्टिकल एक हफ्ते में कवर हो जाएंगे। आज भी मैंने जो 2 आर्टिकल लिए हैं वो कल के आर्टिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ रिवैम्प्ड द पीडीएस। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, किस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में के थ्रू पीडीएस में रिफॉर्म्स किए गए हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हैं पीडीएस में, अभी भी क्या चैलेंजेस हैं पीडीएस में, वो भी डिस्कस कर लेंगे और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अफ्रीका कैन मेक इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन साइन। इसमें भी हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, किस तरीके से अफ्रीका और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, और अफ्रीका को कैसे बेनिफिट करेगा, अफ्रीका भी अपनी जो चाइना पे डिपेंडेंसी है उसे कम कर पाएगा। सो दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और कैसे बेनिफिशियल है ये एस्पेक्ट हम इस आर्टिकल के थ्रू देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ रिवैम्प्ड द पीडीएस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीडीएस के ऊपर लगातार मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर ऑल्टरनेट ईयर में आपको या तो पीडीएस दिख जाएगा, या तो फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ दिख जाएगी, या फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो रिपीटेटिव थीम है, तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। कैसा क्वेश्चन पूछेगा जो सिर्फ इसी आर्टिकल से एड्रेस होगा। एनएफएसए National Food Security Act 2013 has played a crucial role in reducing leakages and revamping the PDS across India. Analyze the impact of NFSA reforms on food security and discuss the remaining challenges to PDS effectiveness. ठीक, तो हम इस आर्टिकल में क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स के थ्रू रिफॉर्म्स हुए हैं पीडीएस में और लीकेजेस कम हो चुके हैं, और स्टिल अभी क्या क्या चैलेंजेस बचे हैं जिसे सरकार को एड्रेस करना है। ये आपका आर्टिकल का मेन थीम रहेगा, और इसी के ऊपर एक तैयार कर लेंगे क्वेश्चन। फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, फिर आर्टिकल शुरू कर लेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में एनएफएसए एक्ट के बारे में बताएंगे 2 लाइन, और 2 लाइन आप पीडीएस के बारे में बता देंगे। एनएफएसए का मेन एम क्या है, फूड सिक्योरिटी अचीव करना। टारगेट क्या है, 67% ऑफ हाउस होल्ड्स को, है ना, खाना प्रोवाइड करना है। उसमें 50% रूरल हैं, 50% अर्बन हाउस होल्ड हैं, 75% आपके रूरल हाउस होल्ड हैं। उसके बाद फिर हम चालू करेंगे बॉडी। ठीक, और हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसे एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग भागों में। कैसे डिवाइड करेंगे, क्या पूछा है, इम्पैक्ट ऑफ एनएफएसए रिफॉर्म्स ऑन फूड सिक्योरिटी, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो रिमेनिंग चैलेंजेस हैं पीडीएस के, उसे, ये दोनों पार्ट को आपको एड्रेस करना है, और बराबर जो है इसमें आपको टाइम भी देना होगा और बराबर आपको स्पेस भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक को ज़्यादा लिखें एक को कम। ऑब्वियसली अगर कोई हमें ज़्यादा अच्छा रहता है हम उसे ज़्यादा ही लिखेंगे, पर एटलीस्ट हमें मेंटेन करना है कि दूसरा एकदम कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बॉडी शुरू करेंगे और लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनएफएसए रिफॉर्म्स। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो 1 है, ये 2, आप छोटा छोटा ही लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन सारा करूंगा, लेकिन आप लोग, है ना, जो मेन पॉइंट होंगे 1 और 2 वही आपको लिखना है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है एनएफएसए टू एड्रेस द इशू ऑफ पीडीएस। ठीक, उसके बाद आप सेकंड लास्ट में लिखेंगे चैलेंजेस, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। ठीक, सो ये आपका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन लिखने का, इसी तरीके से हमें लिखना है। शुरू करते हैं। एनएफएसए जब लेकर आने वाले थे तब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। नर्वसनेस क्यों थी, क्योंकि पीडीएस में बहुत ज़्यादा लीकेजेस थे। नेशनल सैंपल सर्वे डेटा के हिसाब से 2011-12 में अगर देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर जो लीकेजेस थे वो 41.7% थे। लेकिन
2004 से 2011 के बीच में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बहुत सारे पीडीएस रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और ड्रामेटिकली हमें लीकेजेस रिडक्शन होते हुए दिखे। बिहार में लीकेजेस 91% के अराउंड थे 2004-05 में, और वो कम होकर 24% हो गए। छत्तीसगढ़ में 52% थे, 9% हो गए। और उड़ीसा में 76% लीकेजेस थे, और वो 25% रह गए। सो इससे हमें ये समझ में आया कि रिफॉर्म किए जाएं पीडीएस में तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इफेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि स्टेट्स ने किए हैं। और इन्हीं रिफॉर्म्स को हम एनएफएसए एक्ट के अंदर डाल देते हैं, जिसके थ्रू सारे स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, ये रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, और ओवरऑल लीकेजेस कम हो जाएंगे। ठीक, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रिसेंटली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था एनएसएस का, उसका जो डेटा आया है 2022-23 का, इसमें पता चला है कि जो पीडीएस लीकेजेस हैं वो 22% हो चुके हैं 22-23 में। सो इनिशियली 41% थे 10 साल पहले, 10 साल में ये ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड हो गए हैं, 22% अभी टोटल लीकेजेस हैं। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट भी हो जाएगा, जिसे आप लिखेंगे कि एनएफएसए के कारण क्या हुआ है, लीकेजेस कम हुए, और डेटा आपको देना पड़ेगा। बिना डेटा के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जीएस 3 इज़ मोर अबाउट डेटा, है ना। आपके जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए डेटा देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो आपका सिर्फ ओपिनियन हो जाएगा। ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं अगर उसे जस्टिफाई नहीं किया ना। आप समझ लेते हैं कि लीकेजेस क्या होते हैं। आप बोलोगे क्या 41% सर, कैसा लीकेजेस निकल रहा है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीकेज क्या होते हैं, कैसे इसे एस्टिमेट किया जाता है, मेथडोलॉजी क्या है, ये सारा एस्पेक्ट समझते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि ये लीकेजेस क्यों अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं। ठीक, ये आपका आर्टिकल का पोर्शन है, आंसर में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे शुरू पहले करते हैं, लीकेजेस क्या है। पीडीएस लीकेजेस रिफर टू द प्रपोर्शन ऑफ पीडीएस राइस एंड व्हीट रिलीज्ड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट फेल्स टू रीच कंज्यूमर। जो पीडीएस लीकेजेस हैं वो क्या होते हैं कि वो प्रपोर्शन जो कि एफसीआई ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो टारगेटेड कंज्यूमर हैं उनके घर तक के ये राशन नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो वीट हो या राइस हो। मान लो कि वो एफसीआई ने 100 kg राइस और वीट डिस्ट्रीब्यूट किया, रिलीज़ कर दिया। अब 100 kg रिलीज़ किया तो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचा, स्टेट गवर्नमेंट से फिर आपके पंचायत हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, इन लोगों के थ्रू राशन की दुकानों से किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर तक। अब 100 kg निकला था और पहुंचा कंज्यूमर को 78 kg, तो लीकेजेस कितना हो गया, 22 किलो हो गया। यही हमारा 22% क्या दिखा रहा है, लीकेजेस दिखा रहा है। Leakages are estimated by matching NSS data on household PDS purchases with offtake data reported in monthly food grain bulletin of food ministry। अब हम estimate कैसे करेंगे? हम estimate दो ही तरीके से कर सकते हैं। एक तो FCI का जो डेटा है कि इसने कितना रिलीज़ किया, और दूसरा कंज्यूमर के पास जा कर के सर्वे करके, हाउस होल्ड सर्वे करके पूछेंगे कि भाई आपने कितना राशन उठाया है, आपने कितना राशन लिया है। सारे हाउस होल्ड का सर्वे करेंगे तो ये 100 kg जो रिलीज़ हुआ है, ये 100 kg सारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा तो लीकेजेस 0% हो जाएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो जितना डिफरेंस होगा वो सारा का सारा लीकेज कहलाएगा। समझ में आया क्या? During the reference period, August 22 and July 23, PDS ration card holders were getting NFSA rain 5 kg per capita per month for priority household and 35 kg per month for अंत्योदया हाउसहोल्ड्स। ठीक, अब जानते हैं पीडीएस के अंदर, है ना, स्कीम के अंदर क्या प्रोविज़न है। 5 किलो जो है पर पर्सन को पर मंथ दिया जाता है राशन, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, और जो अंत्योदय हाउस होल्ड हैं उन्हें 35 kg पर मंथ दे दिया जाता है। ठीक, तो जनरली 5 kg पर मंथ है, तो अगर 5 का परिवार है तो 25 kg राशन मिल रहा होता है। इन एडिशन दे गॉट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ग्रेन। हालांकि इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये जो है इसमें 5 kg राशन और 1 kg जो है पल्सेस दी जा रही थी, लेकिन कोविड के दौरान ये शुरू की गई थी, कुछ समय तक ये कंटिन्यू रही, फिर इसे डिसकंटिन्यू किया गया। ये एडिशनल हुआ करती थी। जो पीडीएस राशन है एनएफएसए के अंदर वो तो मिलता ही था, ये 5 किलो और 1 किलो दाल एक्स्ट्रा मिला करती थी। चीज़ें क्लियर है? ये अब हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा लीकेजेस से रिलेटेड और स्कीम में कितना राशन दिया जा रहा है।
एनी मिसमैच बिटवीन ऑफ टेक एंड परचेस इज एट्रीब्यूटेड टू लीकेजेस। जो अभी मैंने डिस्कस किया, जितना ऑफ टेक हुआ है ना, एफसीआई ने भेजा है, और जितना कंज्यूमर ने परचेस किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम लीकेज कहेंगे। दो देयर कुड बी अदर रीजन एज वेल, ट्रांसपोर्ट लॉसेस भी हो सकता है, लैक्स इन सप्लाई भी हो सकता है, तो अदर रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसे सबको हम लीकेजेस में ही काउंट करते हैं। ऐसा है कि 100 किलो गया, हो सकता है कि 10 किलो रास्ते में जो है ख़राब हो गया हो या गिर गया हो, ज़रूरी नहीं कि वो डाइवर्ट ही हो दूसरे कंज्यूमर को। ये क्लियर है? For instance, the table shows how lagging offtake by month, July and June, yield a lower leakage estimate 17.6% than if we match the offtake with the NSS reference period August July 18.2%. Both are, however, are under estimates. ठीक, तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो लीकेजेस हों वो कंज्यूमर वाले ही हों, बीच में ट्रांसपोर्टेशन इशू आ सकता है और भी कई तरह के इशू आ सकते हैं, इसलिए हर महीने लीकेज वेरी भी करता है। किसी महीने 17% है, किसी महीने 18% है। हालांकि ये 17 और 18 दोनों ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है डेटा। क्यों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? क्योंकि ऑल इंडिया लगभग 22% के अराउंड लीकेजेस है। इसका मतलब 4 से 5% लीकेजेस एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन इस डेटा में दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उसका रीज़न है some states run an expanded PDS, providing PDS grant to non-NFSA beneficiaries using central contribution as well as state contribution. कुछ ऐसे states हैं जहां पर PDS ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है, जहां NFSA बेनिफिशरीज भी हैं और नॉन NFSA बेनिफिशरीज भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 2012 में पास किया गया था, ऑलमोस्ट कॉसी यूनिवर्सल है ये, और लोकल प्रोक्योरमेंट के थ्रू जो पीडीएस कंट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है। लोकल प्रोक्योरमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आता ही आता है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट खुद भी जो है प्रोक्योर करके लोगों को बांट रही है। द ऑल इंडिया लीकेज एस्टिमेट 17.6% और 18.2% आर अंडर एस्टिमेट बिकॉज दे ओनली टेक इनटू अकाउंट सेंट्रल कंट्रीब्यूशन एंड नॉट स्टेट कंट्रीब्यूशन। ठीक, ये 17 और 18% जो लीकेजेस है जो कम दिखा रहा है वो अंडर एस्टिमेट इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का अगर कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, नॉन एनएफएसए लोगों को भी आप इंक्लूड करेंगे, तो लीकेजेस बढ़ जाएंगे और ऑलमोस्ट 22% हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? सो ये सब सारी चीज़ें आपके जो हमने क्वेश्चन लिखा है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में एक फ्लो बना रहना चाहिए, रिदम होनी चाहिए, तो समझने में भी आसान होता है, वरना आपको 4-5 पॉइंट निकाल के समझाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन आराम से फ्लो के साथ समझने में ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पॉइंट आएगा आंसर का वो है इम्पैक्ट ऑफ एनएफएसए ऑन पीडीएस कवरेज। एनएफएसए के थ्रू किस तरीके से जो पीडीएस का कवरेज है वो इंक्रीज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत कम लोग टारगेट करते थे, है ना, ऑलमोस्ट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ उन्हें ही राशन प्रोवाइड किया जा रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। धीरे धीरे ये नंबर्स बीपीएल से बढ़ा करके एपीएल अबो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को भी इंक्लूड किया जाने लगा, और एनएफएसए के अंदर ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है ऑलमोस्ट 67% ऑफ हाउस होल्ड को अब हम कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, पीडीएस को यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है, और जब पीडीएस कवरेज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली लीकेजेस भी कम हो जाएंगे। एक्चुअल में करप्शन होता कैसे था इसे समझ लेते हैं। जैसे कि ये राशन शॉप वाला है, अब राशन जो है 1, 2 और 3 रुपए में देना है इसको, राशन इसके पास पहुंच गया, लेकिन जो नॉन बेनिफिशियरी है वो क्या करेगा, बोलेगा यार 1, 2, 3 रुपए की जगह मैं तुझे 20 रुपए देता हूँ, तो 20 रुपए में मुझे राशन दे दे, और तेरा बेनिफिट कितना होगा, 19, 18, 17। तो 19, 18, 17 रुपए राशन दुकान वाला कमा सकता था। ऐसे में क्या करता है, वो राशन को डाइवर्ट कर देता है नॉन बेनिफिशरीज को। फिर बीपीएल के लोग आते हैं, बोले कि भाई राशन चाहिए हमें, लेकिन क्या होता है कि राशन तो है ही नहीं, डाइवर्ट कर दिया, भाई ने पैसे कमा लिए, खूब पैसा बना लिया, और बीपीएल के जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं उन्हें राशन मिलता ही नहीं है। तो जो लीकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाते हैं और करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एनएफएसए के अंदर क्या किया गया है, ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनका राइट बना दिया गया है, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट है ये उनका। अगर राशन वाले ने नहीं दिया तो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो एक तरीके से राइट बना दिया गया है। दूसरा क्या किया है एनएफएसए ने, ऑलमोस्ट यूनिवर्सलाइज कर दिया है। पहले जो नॉन बेनिफिशरीज था उसको फ़ायदा क्या था
कि वो 20 रुपये में खरीदता था और मार्केट में 40 में मिल रहा है, तो 20 का उसको फ़ायदा हो जाता था, 20 का राशन वाले को। अब ये हो गया कि नॉन बेनिफिशियरी भी बेनिफिशियरी बन गए। अब नॉन बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी बन गया तो वो 20 में क्यों खरीदेगा, उसे 1 में मिल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है कि सारे लोगों को बेनिफिशियरी बना दो। अब सारों को ही बना दोगे तो कोई भी 10-20 रुपए में क्यों लेगा। जब एक्सपांशन होगा कवरेज का तो ऑटोमेटिकली लीकेजेस कम हो जाएंगे, और यही एनएफएसए एक्ट के थ्रू हुआ है। 2011-12 में बिफोर द एनएफएसए केवल 50% हाउस होल्ड के पास राशन कार्ड हुआ करता था और 40% हाउस होल्ड को पीडीएस मिलता था। इवन 2004-5 की बात करें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा कम था, 24% के आसपास जो है पीडीएस कवरेज हुआ करता था। 24% हाउस होल्ड ऐसे थे जिन्हें राशन मिला करता था 2004-5 में। ये 40 कैसे पहुंचा है, जो स्टेट ने रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ने, उड़ीसा ने, तो वहाँ पर जब कवरेज इंक्रीज हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ का यहाँ डेटा दिया 21% से 63% जो है, 3 फोल्ड एक्सपांड हुआ है कवरेज। इसके कारण ही ये 2004-5 से 2011-12 में 40% हुआ है। और उसके बाद एनएफएसए ले आए। एनएफएसए जब आ गया तो फिर तो मैंडेट कर दिया गया कि 67% हाउस होल्ड को आपको देना ही है। तो 67% हाउस होल्ड को देना ही है, तो ऑलमोस्ट सभी को बेनिफिशरीज बना दिया गया। जो 30% हाउस होल्ड है वो ऑब्वियसली बहुत रिच कैटेगरी में आ रहे हैं और उनको राशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद ही नहीं लेते। तो 30% खुद ही नहीं ले रहे हैं और 70% ऑलमोस्ट आपके बेनिफिशरीज हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपांशन है कवरेज का वो धीरे धीरे होने लगा है। उसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स हैं वो भी मैंडेट कर दिया है फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, तो रिफॉर्म्स भी हुआ तो कवरेज भी बढ़ते चले गए। आपको जो सेकंड पॉइंट आएगा बस वो इतना आएगा। अकॉर्डिंग टू HCES डेटा इन 22-23 द प्रपोर्शन ऑफ household buying from the PDS has increased further to 70%. In large part, this is the result of rollout of NFSA. So 2022-23 में लगभग 70% आपके जो हाउस होल्ड हैं वो क्या हैं, बेनिफिशरीज हैं। और यही तो टारगेट था एनएफएसए का, कितना था, 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ये गलत दिया है, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन है और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। टोटल अराउंड 67% हाउस होल्ड कवर किया जा रहा है, और उससे ज़्यादा हो गया डेटा 70%। लेकिन ये जो डेटा है थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें नॉन बेनिफिशरीज लोगों को भी इंक्लूड किया है। इसमें 10% लगभग नॉन एनएफएसए बेनिफिशरीज हैं, और जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनका नंबर केवल 57 से 61% के अराउंड है। सो अभी भी टारगेट से 6-7-8% पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपांड हो जाएगा। कुछ चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना होगा, वो चैलेंजेस अगर एड्रेस कर देंगे तो फिर ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स ने जो अर्ली रिफॉर्म्स लिए हैं उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने। कैसे रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने, जैसे कि पीडीएस प्राइस में रिडक्शन कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी की फूड ग्रेन की, दिल्ली में ये शुरुआत हुई थी लेकिन हो नहीं पाया। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे कर दिया, कैसे रिड्यूस किया लीकेज। मान लो कि ट्रक निकल गया एफसीआई का, अब बीच में कहीं कहीं भी ये लोग क्या करते हैं, राशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो डाइवर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ट्रक निकला एक मैसेज पहुंच जाएगा पंचायत को कि आपके हमने ट्रक भेज दिए हैं और इतना ट्रक है, आप उस ट्रक को ट्रैक भी कर सकते हो कि कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, और इतना राशन हमने भेज दिया है। फिर पंचायत उतना राशन देखेगी, उसको मेजर करेगी और बोलेगी ओके। तो इस तरीके से लीकेजेस कम किए गए हैं इतने सारे रिफॉर्म्स करके। ठीक, डी प्राइवेटाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस आउटलेट बाय हैंडिंग देम ओवर टू पंचायत एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। पंचायत को और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो राशन शॉप है वो दे दिया गया है पीडीएस आउटलेट। ये सारी चीज़ें करने के बाद से ओवरऑल जो है क्या हुआ है, जो एक्सपांशन हुआ है कवरेज का, और बाकी स्टेट्स ने भी इसी को फॉलो किया है और इसे एनएफएसए के चैप्टर 5 में इनकॉर्पोरेट किया, ताकि जो स्टेट ने नहीं किया था वो भी इसे करें। के कारण जो लीकेजेस हैं बहुत सारे स्टेट्स में वो कम होना शुरू हुए हैं। कुछ में तो पहले ही हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान, वहाँ पर लीकेज बाद में कम हुए हैं 2013 के एक्ट के लाने के बाद। वहाँ 9% लीकेज है, झारखंड में 21% है, उत्तर प्रदेश में भी 23% लीकेजेस रह गए। सो ये सब क्या है, आपके एनएफएसए के इम्पैक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद आप ये इसमें डेटा लिखेंगे। ठीक, अब चैलेंजेस की बात करते हैं। ये हमारा क्या था, इम्पैक्ट था। चैलेंजेस क्या क्या है, अभी भी एक्सक्लूजन एरर्स बचे हैं। एक्सक्लूजन एरर अभी भी हैं। एक्सक्लूजन मतलब बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है
सेंसेस ना होने का। लगभग 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अभी भी पीडीएस में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सेंसेस नहीं हुआ है। जुड़े हैं नए लोग लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वे फॉरवर्ड में जब आप लिखोगे तो क्या बोलोगे कि सेंसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल सरकार को कराना चाहिए ताकि जो एक्सक्लूशनरी एरर्स हैं उसे ख़त्म किए जाएँ। दूसरा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लीकेजेस हाई हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लीकेजेस पहले कम थे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी सेटअप की गई है जैसे कि आधार और बायोमेट्रिक का यूज़ किया जाने लगा है तो एक्सक्लूजन बढ़ चुका है। और ये रिसर्च में भी पाया गया था। झारखंड में पहली रिसर्च आई थी झारखंड के ऊपर कि किस तरीके से जो आधार है उसके कारण बेनिफिशरीज एक्सक्लूड हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो लेबर क्लास के लोग हैं है ना, वो अपना थंब लगाते हैं, उनका थंब मैच नहीं कर पाता और क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना, लेबर्स के हाथ रेखाएं सही से मिल नहीं पाती और उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक्सक्लूजन हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इशू के कारण तमिलनाडु में जो एक्सक्लूजन है वो 12% था, वो बढ़ के 22% हो गया है। लीकेजेस इंक्रीज हो गए हैं पिछले 8 से 10 सालों में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और थर्ड है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स। जो थर्ड इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे कि कैश ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें डिरेल कर सकती है पीडीएस को। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को फोकस करना चाहिए कि भाई सेंसस कब हो ताकि जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें पीडीएस के अंदर लाया जाए। और दूसरा सरकार कर सकती है कि न्यूट्रियस आइटम को और इंक्लूड कर सकती है जैसे कि पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, इन्हें भी पीडीएस में शामिल किया जा सकता है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल क्लियर है। हमें जो पॉइंट्स लिखना है आंसर के हिसाब से, पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट आपका ये वाला होगा और तीसरा पॉइंट आपका ये वाला होगा। चैलेंजेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चैलेंजेस आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके चैलेंजेस। ठीक, ये वाले पोर्शन में यहाँ पर तमिलनाडु वाला दिया है कि कैसे लीकेजेस इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। बस इतना ही पोर्शन आपको कवर करना है। एक बार आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट है इतना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अफ्रीका कैन मेक इंडियाज़ क्रिटिकल मिनरल मिशन शाइन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से तो है ही। इसमें हम इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है और उसमें अफ्रीका क्या रोल अदा कर सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर आखिर अफ्रीका मदद क्यों करेगा या कैसे कर सकता है इस पर बात करेंगे। क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए वो डिस्कस करेंगे एंड देन किस तरीके से हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं और कैपिटलाइज कर सकते हैं अफ्रीका के रॉ मिनरल्स को और रिसोर्सेज को इंडिया के बेनिफिट के लिए और अफ्रीका के बेनिफिट के लिए। सो ये हमारा पूरा आर्टिकल का फ्रेमवर्क रहेगा। एक मेंस का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे पूछ सकता है। इवेल्युएट हाउ इंडिया पार्टनरशिप विद अफ्रीका कैन हेल्प सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना मिनरल सप्लाई डोमिनेंस। ठीक, तो यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है कि किस तरीके से इंडिया की जो अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप है वो इंडिया को हेल्प करेगा सिक्योर करने में क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल के बारे में आप जानते हैं, ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो क्रिटिकल मिनरल का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 5 to 10 टाइम्स क्रिटिकल मिनरल हमें एज अ इनपुट लगेंगे अगर आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल इज़ अ न्यू ऑयल। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। यूनियन बजट 2024-25 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि क्रिटिकल मिनरल मिशन सेटअप किया जाएगा। उसके बाद अगस्त में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए। इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एक्सपांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दूसरा है प्रायोरिटाइज द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड थर्ड है इंसेंटिवाइज ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट। ठीक, सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो क्रिटिकल मिनरल है उसका एक्सप्लोरेशन, उसका एक्सपांशन, ये सारी चीज़ें करनी होगी। उसके बाद जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको आप रिसाइकल करें, उसकी रिसाइकलिंग की
को प्रायोरिटाइज करना, सेकेंड ऑब्जेक्टिव। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि बाहर के जो एसेट्स हैं क्रिटिकल मिनरल के, उसको किस तरीके से एक्वायर किया जाए। सो इन ऑब्जेक्टिव्स पे सरकार काम कर रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया था, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया 2023 में, और 6 मिनरल्स को एटॉमिक लिस्ट से रिमूव कर दिया, और अब प्राइवेट सेक्टर भी इन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसकी माइनिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ एक्सपांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो उसको करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर भी क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोर एंड माइन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा क्या है, टू एंगेज विथ मिनरल रिच कंट्रीज ओवरसीज विथ अ मैंडेट टू सिक्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 2019। बाहर के जो मिनरल्स एसेट हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है, जो कि 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एक जॉइंट वेंचर है, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल कंपनी 2019 में बनाई गई थी, और इसका जो मेन पर्पस है ओवरसीज के एसेट को सिक्योर करना। इट्स फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग वॉज साइंड इन जनवरी 2024। इसका जो पहला एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट है वो 2024 में साइन हुआ है, और जो क्रिटिकल मिनरल है वो है लिथियम। इसके 5 ब्लॉक्स जो है काबिल ने सिक्योर किए हैं अर्जेंटीना में। चीज़ें क्लियर है। सो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इंसेंटिवाइज ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट, उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए सरकार ने काबिल बनाया है, और वो बाहर के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें ओन कर रहे हैं, उन्हें बेसिकली सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है डोमेस्टिकली, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अभी देखें तो हमारे जो लेबर हैं वो भी स्किल्ड नहीं है, तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर स्किल करने की ज़रूरत है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नेसेंट स्टेज पर है, और जो आपका एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो भी अभी नेसेंट स्टेज पे, तो इन पर काम सरकार को करना होगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। अब बात करते हैं कि अफ्रीका कैसे मदद कर सकता है और क्यों ही अफ्रीका हेल्प करेगा। For India's critical mineral mission to succeed, New Delhi will have to find a ways to leverage its existing partnership with countries in Africa, a region that houses 30% of world known critical mineral reserves. क्या कह रहा है कि अफ्रीका के पास 30% वर्ल्ड के मिनरल रिजर्व्स हैं। तो बेसिकली आपके पूरी दुनिया के जो 30% रिसोर्सेज हैं वो अफ्रीका में हैं, तो इंडिया को अफ्रीका को टारगेट करना चाहिए। दूसरा, इंडिया के लिए अफ्रीका एक फैमिलियर जोग्राफी है। इंडियन एंटरप्राइजेस स्पेशली जो आईटी सेक्टर है वो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। इसके साथ साथ जो न्यू दिल्ली है और अफ्रीका वो शेयर करते हैं डीप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिक कनेक्शंस विद द कॉन्टिनेंट। इंडिया का बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है वो भी कहाँ पर रह रहा है, स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा अफ्रीका में रह रहा है। जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था अफ्रीका इज़ अ लैंड ऑफ फ्यूचर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अफ्रीका क्यों, वाई अफ्रीका, कैसे अफ्रीका हमारी मदद करेगा वो तो हम बाद में बात करेंगे, पर अफ्रीका क्यों मदद करेगा, क्योंकि वहाँ रिजर्व्स हैं, हमारे अच्छे रिलेशन हैं, हमारा बहुत बड़ा डायोस्फेरा है वहाँ पर। तो इन सारे रीजंस के कारण अफ्रीका को यहाँ पर जो है बताया गया है कि वो क्रिटिकल मिनरल मिशन को सक्सेसफुल करने में हेल्प कर सकता है। चीज़ें क्लियर हैं। नाउ अभी जो करंट स्टेटस है वो देख लेते हैं, जो अभी बायलेटरल ट्रेड चल रहे हैं उसे समझ लेते हैं। ऑफ द टोटल बायलेटरल ट्रेड ऑफ 98 बिलियन इन 22-23, $43 बिलियन इज अट्रीब्यूटेड टू माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। अभी इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड चल रहा है उसमें से ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड है, उसमें लगभग $45 बिलियन, 43 टू बी प्रिसाइज, जो कि किससे रिलेटेड है, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर से। इंडिया का बहुत बड़ा जो पोर्शन इन्वेस्ट हो रहा है अफ्रीका में वो एनर्जी सेक्टर में है। लगभग $75 बिलियन का इंडिया का इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, और जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो एक्विजिशन ऑफ एनर्जी एसेट में है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट ने ये इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया सोर्सेस अप्रॉक्सीमेटली 34 टन ऑफ ऑयल अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ इट्स टोटल डिमांड फ्रॉम अफ्रीका। सो इंडिया का अगर आप देखें
तो काफ़ी ज़्यादा जो है जो ट्रेड है वो एनर्जी सेक्टर में है और ऑयल से रिलेटेड सेक्टर में। नाउ इंडिया को भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब जो अफ्रीका है वो पहले वाला अफ्रीका नहीं रहा जहां आप रॉ मटेरियल ले लें। अब जो अफ्रीका है वहां पर जो सरकार है वो ये समझ गई है, वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आप जो है उनकी रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करें और अफ्रीका को इंडस्ट्रियलाइज करें। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने वहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे तंजानिया इज़ डेवलपिंग अ मल्टी मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, Zimbabwe and Namibia have banned the export of raw material to ensure value addition, and Ghana has approved a new policy for exploitation and management of green minerals. The forthcoming Africa Green Mineral Strategy champions ideas for Africa mineral based industrialization. This present opportunity for India to support a global agenda ऑफ अफ्रीका। सो अफ्रीका क्लियर कट अब इस मूड में है कि आप हमें इंडस्ट्रियलाइज करें, आप हमारे रॉ मटेरियल नहीं लेंगे। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया जो है इन ब्लॉक्स को सिक्योर करे, इसे इसमें वैल्यू एडिशन करे और खुद को भी बेनिफिट दे और अफ्रीका को भी बेनिफिट दे। नाउ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, चाइना फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो चाइना की जो प्रेजेंस है अफ्रीका नेशन में वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एनॉर्मस इन्फ्लुएंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। चाइना ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत तगड़ी है। दूसरा उनके पास पैसा बहुत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और तीसरा उन लोगों के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये तीन फैक्टर के कारण चाइना की बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेजेंस है। उन्होंने ऑलरेडी कई सारे ब्लॉक्स को एक्वायर करके रखा है और रिसेंटली उन्होंने एक जो है डील भी साइन की है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ, मिनरल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील, जो कि $7 बिलियन की, ऐसी कई डील उन्होंने साइन करके रखी है। तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा चाइना के साथ compete करना, पहले तो इकोनॉमिकली और दूसरा चाइना को कंट्रोल भी करना, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन और भी थोड़े से ख़राब हो सकते हैं अगर इंडिया की प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ती है। तो चाइना को काउंटर करना इतना ईजी नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज हो सकता है। सो जियोपॉलिटिकली इट्स अ फ्रॉट एनवायरनमेंट, लेकिन इंडिया को करना तो होगा ही। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज करना होगा। उसे कैसे कर सकता है? वो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव से कर सकता है। इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? ऑलरेडी जो इंडियन कंपनी है उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं 43 अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन इन टूनिशिया बनाया था, हॉस्पिटल तंजानिया में बनाया, रेलवे लाइंस घाना बनाया। तो इंडिया को कंपनीज़ को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अफ्रीका कंट्री का और वहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। सो अपने इसी एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं और क्रिटिकल मिनरल एरिया में भी ब्लॉक को सिक्योर कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया ने जम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल डिपॉजिट मॉडलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अफ्रीका की जो वर्क फोर्स है उनको ट्रेन करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके लगभग पिछले 10 सालों में 40,000 अफ्रीकन्स को ट्रेन किया है। अब क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप में भी उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है इसी ITEC का मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। सो बेसिकली अगर हम चाइना और इंडिया में डिफरेंस की बात करें, रिसेंटली मैंने आपको डिस्कस भी किया था क्या डिफरेंस है दोनों में। चाइना की अप्रोच क्या रहती है कि वो पूरा पैसा लगाएगा लेकिन ना आपको टेक्नोलॉजी देगा, ना आपको आपके जो लेबर हैं उन्हें जॉब्स देगा, सिर्फ अनस्किल्ड लेबर को जॉब मिलेंगे, स्किल्ड लेबर सारे के सारे चाइना से जाएंगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप करता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी देता है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है। इसलिए इंडिया का जो अफ्रीका है वो काफ़ी अच्छा पार्टनर है और इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है। यहाँ पर एक तरीके से लूप होल है चाइना और अफ्रीका के रिलेशन में जिसे इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया की जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो ऐसे टूल्स डेवलप करते हैं, इनोवेट करते हैं जो कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। सो इन स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया जो है
अफ्रीका में अपनी जगह बना सकती है और क्रिटिकल मिनरल मिशन को सिक्योर कर सकती है। जो अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ है वो क्लियर कट है कि द ओनली वे टू ट्रांसफॉर्म लाइफ इज़ टू ऐड वैल्यू। रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना उनकी प्रायोरिटी है और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करे। और क्रिटिकल मिनरल मिशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब इंडिया ओवरसीज एसेट को सिक्योर कर सके, ओन कर सके, और अफ्रीका वहाँ इस मिशन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है और इंडिया के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।